गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे और प्रैक्टिस लगातार कर रहे होंगे। मुझे आपसे ये उम्मीद है क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आंसर देते रहते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लगातार ऐसे ही क्लास के साथ जुड़े रहेंगे। आज का फिर एक बार सेशन आपके बीच लेके आया हूँ, प्रैक्टिस सेट, जो कि लगातार कंटिन्यू आपके साथ बने रहेंगे। अगर आप कहें तो इसमें कुछ चेंजमेंट लाना है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी और कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपके कहने पे ही क्लास को आगे चलाया जाएगा। तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, लोन अगेंस्ट बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट डिपेंड ऑन, कि जो कोई भी कस्टमर अगर एफडी को गिरवी रख के लोन लेता है, जैसे किसी की एफडी है और उसने अपनी एफडी को गिरवी रख दिया या लोन के बदले रख दिया, तो वो किस पर निर्भर करता है? सबसे पहले उसके प्रिंसिपल अमाउंट पर जो लोन होता है उसके, या मैच्योरिटी अमाउंट पर कि जब वो उस मैच्योरिटी होगी, या सरेंडर वैल्यू पर, या एक्यूर्ड वैल्यू पर। ये एक्यूर्ड वैल्यू क्या होती है, अर्जित वैल्यू क्या होती है, कि जब आपने लोन लिया और आपने एफडी को गिरवी रख दिया, तो जो अमाउंट एफडी के ऊपर होता है उसके ऊपर ही आपका लोन डिपेंड करता है। तो वो हो गई आपकी अर्जित मूल्य। तो ये है जो फिक्स्ड डिपॉजिट लोन, इसके ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, लोन्स अगेंस्ट एलआईसी पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन, कि मतलब जो एलआईसी की पॉलिसी का जो लोन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो क्या पॉलिसी वैल्यू पे? नहीं। मैच्योरिटी वैल्यू पे? नहीं। उसका जो टोटल प्रीमियम पेड है उस पे? नहीं। ये जो उसकी जो सरेंडर वैल्यू होती है ना, ये लोन एलआईसी का लोन उस पे डिपेंड करता है, जो वो सरेंडर वैल्यू होती है उसके ऊपर निर्भर करता है एलआईसी का। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट का है वो मैं आपको बता चुका हूँ, फिक्स डिपॉजिट का अलग है और एलआईसी पॉलिसी का लोन अलग है। थोड़ा ध्यान रखें और लगातार प्रैक्टिस पे जुड़े रहिए, सुनते रहिए, ताकि चीज़ें आपको रिवाइज होती रहेगी और आप भूले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन, कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है उसकी ऊपरी लिमिट क्या है? यूपीआई ट्रांजैक्शन की ऊपरी लिमिट क्या है? 25,000, 50,000, 75,000 व 1,00,000। तो इसका ये तो बहुत आसान है, वैसे आपको पता ही होगा, आप लोग यूपीआई को यूज़ करते हैं। तो इसकी जो ऊपरी लिमिट है वो है 1,00,000 रुपये। कभी चेंज हो जाता है तो अप डाउन होता रहता है वैसे, तो इसके लिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। वैसे तो 1,00,000 की है फ़िलहाल, तो कभी हो गया तो फिर देख लेना उसको। नेक्स्ट, द लॉक्ड पासवर्ड ऑफ भीम ऐप ऑटोमेटिकली ओपन्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। अगर आपका जो भीम ऐप है और उसका पासवर्ड लॉक हो गया है, कई बार हो जाता है भीम ऐप का पासवर्ड लॉक, तो वो कितने समय के बाद अपने आप ही खुल जाएगा? क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आज, क्वेश्चन तो डेली अच्छे होते हैं, लेकिन एक जनरल क्वेश्चन है, जनरल बैंकिंग के हर एक बैंक के लिए ये क्वेश्चन है। कोई ये नहीं बोल सकता कि सर हमारे बैंक के लिए नहीं है, क्योंकि सब स्टाफ टू क्लर्क के हर एक एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत हैं सारे पढ़ाने वाले, आपने देख लिए होंगे, एक बार अंग्रेजी पढ़ ली
और बच्चे के समझ में आया, किसी स्टाफ के समझ में आया या नहीं आया, उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम आपको हिंदी में भी और फिर उसके बाद भी आपको समझा रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे है, क्योंकि सब स्टाफ में काफ़ी टाइम सर्विस करने के बाद थोड़ा आदमी चाहता है कि अपना लेवल थोड़ा ऊपर हो जाए। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपना लेवल अप करें। आते हैं क्वेश्चन पे कि अगर आपका भीम ऐप है और लॉक हो गया है तो ऑटोमेटिक ही कितने समय के बाद वो ओपन होगा? 12 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे या 24 घंटे? तो भीम ऐप ऑटोमेटिकली 24 घंटे के बाद ओपन हो जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ऐप व्हाट इज़ द पर डे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट इन भीम ऐप? भीम ऐप पे आज भीम के क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को। भीम ऐप का जो एक दिन का ट्रांजैक्शन है वो मैक्सिमम कितना है? भीम ऐप का मैक्सिमम एक दिन का ट्रांजैक्शन है वो कितना है? तो ये मैं बताऊं या आप ही बताओगे इसको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ऑप्शन तो आपके सामने हैं। तो चलो इसको मैं बता देता हूँ, आपने मेरे को भीम की फुल फॉर्म बतानी है। BHIM। अगर आपके प्रैक्टिस में ये चीज़ें शामिल हो गई ना कि जैसे ही किसी भी टीचर ने क्वेश्चन पूछा और तुरंत टाइप किया ये इसका आंसर है, तो आपका ये प्रैक्टिस में शामिल हो जाएगा और आपको कोई रोक नहीं सकता, मैं ये चीज़ गारंटी देता हूँ। तो कितनी लिमिट है? 5,000, 10,000, 15,000 या 40,000? तो एक दिन की जो भीम ऐप की मैक्सिमम लिमिट है वो है 40,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिलीवरी चार्ज अवेलेबल इन IMPS? कि इनमें से किस पर IMPS का डिलीवरी चार्ज अवेलेबल है? ये जो ऑप्शन है इन पर किस में IMPS का डिलीवरी चार्ज लगता है या मौजूद है, जो भी आप समझें। ये ऑप्शन है आपके सामने। अगर मैं IMPS की जो फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, शायद आपको याद भी होगी, ये कई बार आ गया, इमीडिएट, ठीक है, I और M का इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS का इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ये किस किस पे चार्ज होता है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, SMS, इंटरनेट, मोबाइल और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये सब पे चार्ज होता है। नेक्स्ट, while booking IRCTC ticket using internet banking payment method OTP validation of active for। अगर मान लिया जाए आपने IRCTC, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो इसको बोलते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म, ऐसे करके इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, मतलब ट्रेन से संबंधित है। आपने ट्रेन का टिकट बुक किया और उसमें जो OTP आता है ना, अगर आपने ऑनलाइन अपने मोबाइल से उसको टिकट को बुक किया तो जो उसका OTP आता है वो कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? कई बार आता है ना 2 मिनट, 3 मिनट, 60 सेकंड, 80 सेकंड, 90 सेकंड। तो इसका कितने मिनट के लिए OTP वैलिड होता है? 60 सेकंड, 90 सेकंड, 120 और 100 सेकंड। तो इसका करेक्ट होता है 100 सेकंड के लिए। 100 सेकंड अगर मैं बताऊं 1 मिनट और 40 सेकंड, तब जाके 100 सेकंड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट इन IMPS? IMPS में अधिकतम जो लेन देन है उसकी सीमा क्या है? IMPS अब बता दिया आपको, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS। तो अधिकतम लेन देन की उसमें जो सीमा है वो कितनी है? शायद मैं पहले भी प्रैक्टिस सेट में IMPS के बारे में स्पेशल मैंने क्लास दी थी, भीम ऐप, UPI लाइट,
तो ये भी मैंने IMPS भी बताया ही होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है 25,000, 30,000, 50,000 और 1,00,000। तो इसका जो मैक्सिमम लेन देन है वो है 1,00,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, और आप लास्ट तक भूल जाते हैं कि आप चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब या शेयर भी करना है। अगर आप पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमसे जुड़े हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, ताकि वीडियो तो आपके लिए कंटिन्यू लगातार आ ही रही है। और 10 और 10:15 बजे के बीच में आपको वीडियो मिल जाती है। शायद कभी हो कि ना मिल पाए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैक्सिमम मैं दे देता हूँ। अगर गलती हो जाए तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेना, छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट पेमेंट्स गेटवे लॉन्च यूपीआई ने जो सबसे पहला भारत का जो पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है वो किसे किया है? ऑप्शन है सीसी एवेन्यू, इंस्टामोजो, पे यू मोना और रोजर पे। इसमें बाकी ऑप्शन तो सब गलत हैं, लेकिन इसमें रोजर पे एक ही ऑप्शन है जो सही है। बाकी तो सब के सब ऑप्शन इसमें दूर से ही गलत लग रहे हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही आंसर बता दिया है कि जो पहला गेटवे लॉन्च किया यूपीआई ने, फर्स्ट इंडिया का पेमेंट गेटवे, वो किया है रोजर पे ने। नेक्स्ट, आज मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछ चुका हूँ कि आपने मेरे को भीम की फुल फॉर्म बतानी है। नेक्स्ट है भीम डेवलप्ड, हु डेवलप्ड द भीम ऐप। जो भीम ऐप है उसको किसने बनाया, मतलब डेवलप किसने विकसित किया है उसको। अगर हिंदी भी लिखी है, वैसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि किसने भीम ऐप को बनाया। बंदे का नाम नहीं है, कौन सी ऐसी जो कंपनी है जिसने भीम ऐप को बनाया। फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, सेबी या एनपीसीआई। तो इसको जो डेवलप किया हुआ है एनपीसीआई ने इसको डेवलप किया है, एनपीसीआई ने इसको विकसित किया है। ठीक है, नेक्स्ट, सामान्य स्थिति में आरटीआई, इंग्लिश में पढ़ना था। व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट इन नॉर्मल केस। आपने सबसे पहले तो मेरे को आरटीआई की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट बॉक्स में। कल का आपका ये दूसरा क्वेश्चन है और तुरंत आंसर आना चाहिए कि सर ये है आरटीआई की फुल फॉर्म। क्वेश्चन पे आते हैं। अगर जो आरटीआई नॉर्मल, अगर आप आरटीआई लगा रखी है आपने, किसी भी के खिलाफ आपने आरटीआई लगाई है, अगर नॉर्मल लगा रखी है तो कितने दिन के बाद आपको वो सूचना मिल जाएगी। उसका क्या टाइम पीरियड है, मतलब उसकी कुल सीमा क्या है। अगर आपने इमीडिएट लगाया तो 48 आवर्स है उसका। अगर कुछ ऐसा केस है इमरजेंसी तो 48 आवर्स है, यानी 48 घंटे। लेकिन अगर आपने नॉर्मल केस में लगाया है तो कितने दिन हो गए, 15 दिन, 45 दिन, 48 दिन या 30 दिन। तो इसका जो टाइम होगा वो होगा 30 दिन। 30 दिन तक आपका आरटीआई का जवाब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, नॉमिनेशन फैसिलिटी वाज एक्सटेंडेड टू बैंक्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। अब बैंकों में ना समितियां बनती है कि रूरल बैंक के लिए कौन सी समिति बनी थी, इस बैंक के लिए कौन सी समिति बनी थी। यहाँ पर जो नॉमिनेशन होता है ना, कि बोला यार नॉमिनेशन करो, बैंकों में होता है ना नॉमिनेशन करना, तो कौन सी समिति के सिफारिश से उस नॉमिनेशन को पास किया गया, रिकमेंडेड किया गया। रिकमेंडेड मीन्स भी पास ही होता है कि कौन सी समिति के कहने पर नॉमिनेशन को रिकमेंड किया गया। ऑप्शन है ब्याज समिति, गोईपोरिया समिति, घोष समिति और तलवार समिति। तो इसमें तो तलवार से ही काटना है नॉमिनेशन को, तो इसका जो राइट आंसर है वो है तलवार समिति। तलवार समिति ने ही ये कहा था कि नॉमिनेशन को इसमें लागू किया जाए। ओके, नेक्स्ट,
द करंट अकाउंट ऑफ BSNL टेलीफोन इज़ अ कैटेगरी। अगर आपके पास करंट अकाउंट है BSNL का, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, वो कौन से रिस्क में आएगा? कस्टमर होते हैं ना, हाई रिस्क, लो रिस्क और मीडियम रिस्क कस्टमर होते हैं। तो अगर आप BSNL का आपके यहाँ अकाउंट है और करंट अकाउंट है, तो वो कौन से रिस्क में आएगा? हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, जीरो रिस्क या लो रिस्क? तो कईयों ने तो इस पर जीरो रिस्क आंसर मेरे कहने से पहले ही मार दिया होगा कि सर आपका तो जीरो रिस्क है, BSNL क्योंकि वैसे ही बंद होने वाला है, भारत संचार नगर लिमिटेड। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है लो रिस्क। BSNL है, अगर करंट अकाउंट है उसका, तो वो आएगा लो रिस्क में। गॉट इट? नेक्स्ट, हु इशू गार्निशी ऑर्डर? जो गार्निशी ऑर्डर होता है उसको कौन जारी करता है? गार्निशी ऑर्डर को कौन जारी करता है, आपने मेरे को ये बताना है। और ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार हैं। सबसे पहले RBI, उसके बाद है सेबी, उसके बाद है नाबार्ड, उसके बाद है कोर्ट। तो जो ये गार्निशी ऑर्डर है इसको कोर्ट जारी करता है। अब गार्निशी ऑर्डर होता क्या है, एक बार थोड़ा इसको सुन लें। अगर कोई गार्निशी ऑर्डर, न्यायालय से देनदार के लिए जो ऑर्डर आना है, कोई आदमी अगर कस्टमर है और जो कोर्ट से जो भी ऑर्डर आता है उसके लिए, वो गार्निशी कहलाता है। ठीक है। और बैंक क्या करता है, वो बैंक कोर्ट की शरण में जाता है, तब तभी बैंक जब कोर्ट की शरण में जाएगा तभी वो गार्निशी कहलाता है। ये है गार्निशी का मतलब। ठीक है भाई, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी लेनदार है, उसको अगर न्यायालय से ऑर्डर आ गया कि भाई अभी आपके ऊपर ये एक्शन लिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं गार्निशी। कुल मिला के कोर्ट की शरण में जाना बैंक का, वो गार्निशी कहलाता है। और वहाँ से जो भी कस्टमर है उसके ऊपर जो भी ऑर्डर आएगा वही गार्निशी है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AML? AML की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? एनुअल मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एनुअल मनी लॉन्ड्रिंग या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग? तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है। कल भी एक क्वेश्चन था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से, जिसका आंसर था ईडी, और आपने मेरे को ईडी की फुल फॉर्म बतानी है। कल के ही MCQ में ये वाला क्वेश्चन था, ईडी वाला, मनी लॉन्ड्रिंग वाला। नेक्स्ट, CTS चेक के भुगतान के बाद रखने की अवधि क्या होगी? व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ होल्डिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ CTS चेक? अगर आपका CTS चेक क्लियर हो गया है तो आप कितने दिन तक उसको अपने पास रखेंगे या बैंक में रखेंगे? क्या होता है, अगर कोई भी मान लिया जाए कोई किसी का कोर्ट में केस हो गया, तो उसकी जो फाइल होती है वो कम से कम 10 साल या 20 साल तक ऐसे कोर्ट में रहती है। तो वैसे ही जो CTS चेक है, अगर वो क्लियर हो गया है CTS चेक, तो कितने दिन के बाद तक बैंक अपने पास रखेगा, कितने साल तक? दिन तो इसमें है ही नहीं, 3 साल, 12 महीने, 10 साल या 5 साल। तो बैंक उसको CTS चेक को 5 साल तक अपने पास रखता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ P इन केस ऑफ PPS? PPS की है जो फुल फॉर्म क्या होगी, पॉजिटिव पे सिस्टम, यानी सकारात्मक वेतन प्रणाली। PPS, पॉजिटिव, सकारात्मक बोलते हैं ना, सकारात्मक सोच रखो, पॉजिटिव सोच, तो सकारात्मक PPS, तो उसका होगा पॉजिटिव। इसमें दो आएंगे, A और B, पॉजिटिव भी और पे भी, क्योंकि 2 P हैं, तो पॉजिटिव पे सिस्टम होगा उसका राइट आंसर।
पॉजिटिव और पे। नेक्स्ट, विच कोड रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस बॉर्डर फंड। क्रॉस बॉर्डर बोले तो जो आपके बॉर्डर से पार, इनमें से कौन से कोड की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपने मतलब अपने भारत से बाहर कोई लेन देन करना है, रुपए देना है, तो कौन सा कोड चाहिए वहाँ के लिए? IFSC कोड, MICR कोड, स्विफ्ट या इनमें से सब। लेकिन अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अपने हिंदुस्तान से बाहर, अपने भारत से बाहर कोई लेन देन करते हो तो उसके लिए स्विफ्ट कोड का यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई, स्विफ्ट SWIFT स्विफ्ट कोड का यूज़ किया जाता है अगर बाहर आपने विदेश में कोई लेन देन करना है तो। अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ इन्फॉर्म पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ क्लरिकल स्टाफ इन द ब्रांच। मान लिया जाए आप क्लर्क बन गए और आपको एक बार कैश में बिठा दिया है, तो आपको कितने महीने के बाद आपकी सीट को चेंज किया जाएगा, रोटेशन किया जाएगा कि आप अभी लोन में बैठो, कितने दिन के बाद आपको चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी, क्योंकि आप क्लर्क बन रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है और आया भी है। तो कितने दिन के बाद? 12 महीने तक आप एक ही सीट पे बैठे रहोगे, 24 महीने आप एक ही सीट पे बैठे रहोगे, या 6 महीने आप एक ही सीट पे बैठे रहोगे, या आप कभी भी बदली नहीं होंगे? तो ऐसे तो हो नहीं सकता। इसका जो राइट आंसर है वो है 6 महीना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। 6 महीने तक आप एक ही सीट पे बैठ सकते हो और आपको आपका चीफ, आपका मैनेजर आपका सीट का रोटेशन करवा सकता है एज पर ये थ्योरी के मुताबिक। वैसे करवाता नहीं है कोई, लेकिन अगर थ्योरी के मुताबिक आपके पेपर में आता है तो आपने 6 महीना ही इसको आंसर करना है। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ सेंसिटिव पोजीशन ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन विद टाइप ऑफ लीव इज गिव। कि अगर आप किसी संवेदनशील काम में हो तो आपको जो छुट्टी है वो कौन सी छुट्टी दी जाएगी? CL, PL, मैंडेटरी या नन? तो इसका आंसर है मैंडेटरी। मैंडेटरी होता है ज़रूरी, वो छुट्टी दी जाती है अगर आप ऑपरेशनल केस में हो तो ये था आपका आज का सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया तो सपोर्ट, लाइक एंड शेयर। ज़्यादा मैं इन चीज़ों के लिए बोलता नहीं वैसे, क्योंकि अगर आपको पसंद आए तो ठीक, अब नहीं भी आ सकता तो अब क्या ही कर सकते हैं। अगर आप लगातार हमारे साथ लगे रहेंगे तो ऐसा मतलब ही नहीं कि आपकी समझ में ना आए, और जब आपका प्रमोशन हो जाता है तो एक बार ज़रूर हमारे को मैसेज करें कि सर अभी हमारा हो गया है, हमारा इतने साल बाद है। क्योंकि हमारे साथ ऐसे ऐसे जो सब स्टाफ हैं वो जुड़े हैं, जो जिनका 3 साल बाद है, 2 साल बाद है, पिछले साल वो फेल हो गए। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। ज़्यादा निराश नहीं होना है और हंसते रहना है। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक मिलते हैं। और वीडियो आपको करेक्ट 10:05 या 10-15 मिनट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप वीडियो का आनंद ले सकते हैं। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।